पर मैं क्या ही दिखाऊं, मतलब रो फ्लो का इंट्रोडक्शन देते हुए। रो फ्लो दिखा देता हूँ। एग्जांपल्स दिखा दे। ओए ब्राइड ऑडियो आ रहा है ना स्ट्रीम में? आ रहा है, सब आ रहा है। देखो, ये सबसे कोई पहले बर्तन यो बांध रहा है आपके घर में? दिया इसमें चलो भैया क्या रिएक्ट करे। देखो, कंटिन्यू। हाँ सबसे पहले योलो क्या है। योलो एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एमएल मॉडल है, जिससे हमें किसी भी इमेज या वीडियो में कौन से ऑब्जेक्ट है क्लासिफिकेशन करते हैं, और उसमें कौन सी उनकी पोजीशन है ये डिटेक्ट करता है बाउंडिंग बॉक्स की मदद से। पर उसे ट्रेन करने के लिए हमें सबसे पहले डेटा चाहिए। तो रोबोफ्लोस का हम यूज़ करते हैं उस डेटा को जनरेट करने के लिए। रोबोफ्लो बेसिकली हमें डेटा लेबलिंग का काम इजी बनाता है और ऑगमेंटेशन वगैरह में हेल्प करता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये, हमें इस वीडियो में पाइप्स डिटेक्ट करने हैं। तो दे इस वीडियो इसके लिए का हमें क्या, ग्राउंड बता दे, इस वीडियो का क्या था, मतलब यूज केस वगैरह टाइप। ओके, बेसिकली इस वीडियो में हम एक स्टोर हाउस है, स्टोर वेयर हाउस है जिसमें पाइप्स पड़े हैं। तो हम एक रोबोट मूव कर रहे हैं और उसको पाइप्स की पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए और उन्हें क्लासिफाई करने के लिए स्मॉल, मीडियम और लार्ज में, ताकि पिकअप कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सकते। वो टास्क से हमें मतलब नहीं है, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ का है और कौन सी कैटेगरी में है। ये हमारा बेसिक टास्क। तो हमें एक ये रोबो योलो का ऑलरेडी कुछ मॉडल्स में ट्रेन है बेसिक ऑब्जेक्ट के, जैसे कैट, डॉग, मैन, ये सारी बाइसाइकिल टाइप की चीजें हमें डिटेक्ट करनी है। तो ये ऑलरेडी काफी सारी इमेजेस लेकर रो फ्लो के कस्टम मेड मॉडल पड़े हैं। क्या, पर अगर हमें कंटिन्यू। अपने टास्क के अकॉर्डिंग एक मॉडल ट्रेन करना है, जैसे हमें अब ये पाइप्स डिटेक्ट करना है, इसका ऑलरेडी कोई मॉडल नहीं है, तो वो हम कैसे करेंगे, उसका बेसिक प्रोसेस ये है। या तो हमारे पास ऑलरेडी इसकी इमेजेस होंगी पाइप की, अगर नहीं है, जैसे हमारे पास ये वीडियो है टास्क के लिए, तो हम इससे फ्रेम्स निकाल लेंगे सबसे पहले मॉडल ट्रेन करने के लिए। उसके लिए हम एफ एम पैक का यूज कर रहे हैं। जैसे मेरे पास ये एटम टास्क के गिटहब में फोल्डर में पड़े हैं ये वीडियो प्लेबैक, तो उसके लिए कमांड होती है एफ एम पैक डॉट इनपुट वीडियो प्लेबैक वी एफ। इसमें फ्रेम पर सेकंड का बेसिकली ये काम होता है, हमें ये बताता है एक फ्रेम में से हमें कितने इमेजेस निकालनी है। तो अभी इस टास्क के लिए एक सेकंड में कितने फ्रेम्स निकालने हैं बेसिकली। तो अभी हम एक सेकंड में एक फ्रेम निकाल रहे हैं जैसे, तो हम ये कमांड रखेंगे। उसके बाद जैसे मैंने इसका नाम रख दिया पाइप्स। अब मुझे पाइप्स रखने के बाद उन्हें आइडेंटिफिकेशन में आसानी चाहिए, तो उन्हें नंबर होगा, तो उसके लिए परसेंटेज डी लिख दूंगा। तो जो भी मेरा फोल्डर होगा उसमें परसेंटेज की जगह 1 2 3 4 आके सारी आ जाएगी। एक कन्वर्जन हो गया। अब मेरे पास फोल्डर में ये सारे पाइप्स आ गए। ये सारी फ्रेम्स जो है ये मेरे उससे निकले हैं, उस वीडियो से। अब फर्स्ट के तो सारे मोस्टली कम ही पाइपलाइन में, पर जैसे जैसे बढ़ी है वैसे वैसे हम पाइप डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अब रोबो फ्लो में हम सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का प्रोजेक्ट टाइप है, उसमें बाउंडिंग बॉक्स बनाना है हमें। और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब क्लासेस वगैरह दे रहे हैं अभी, तो हम पाइप्स लिख लो और प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। एटम टास्क वैसे ऑलरेडी है, इसमें हम फाइल्स अपलोड कर लेंगे। इसमें एक्चुअली हम डायरेक्टली भी फ्रेम कर सकते हैं, पर अब मैंने इमेजेस कर लिया ऑलरेडी।
ये सारी फाइल सेव कर ली बस। इसमें फाइल सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने अपलोड कर लिया। डेटा सेट में अब हमें इन्हें लेबल्स करना है, इमेजेस को हमने जो ऑलरेडी इंस्टॉल करी है उन्हें। ये हमारी 75 अनएनोटेटेड इमेजेस है अभी। इनमें से हम इन्हें एनोटेट करेंगे एक एक करके। का मतलब क्या हुआ? लेबल करना? क्या? एनोटेशन का मतलब? हाँ हाँ, मतलब वही बाउंडिंग बॉक्स बनाना और कौन सी क्लास में क्या है ये करना बेसिकली। जैसे अभी हमारे पास सिर्फ सिंपल टास्क है जिसमें सिर्फ पाइप है, पर ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसमें मल्टीपल क्लासेस होंगी, उसके हिसाब से हमें डिटेक्शन करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब एक फ्रेम में या एक इमेज में जितने भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है उनको बाउंडिंग बॉक्स बना के लेबल लगाना, दैट इज एनोटेशन। हाँ, एनोटेशन वही है। ठीक है। एनोटेशन में हमने एंटर कर दिया पाइप, ऐसे करके इस फ्रेम में हमारे जितने भी पाइप होंगे वो हम सारे लेबल करते रहेंगे। ओरिजिनली जो टास्क था उसके अंदर स्मॉल, मीडियम और लार्ज पाइप अलग अलग था, तो उन तीनों के लिए अलग क्लासेस बनाई थी। ये ना बेसिकली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में हम साइज को इनवेरिएंट होता है तो वो हमें जब हमारा ऑलरेडी मिल जाएगा ना मॉडल तो उसमें हमें ट्वीक करना पड़ेगा साइज के हिसाब से। ऐसे ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इसके अंदर कि साइज स्मॉल है, लार्ज है या फिर मीडियम है, क्योंकि बेसिकली हम जो मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं ना इमेजेस से रिलेटेड, उसमें हम साइज का कंस्ट्रेंट ऐसे रखते हैं कि जो फीचर एक्सट्रैक्शन होती है ना जब, तो बेसिकली मतलब ये बाउंड्रीज निकाल देगा, स्केचेस निकाल लेगा, उसके हिसाब से होता है, तो साइज मैटर नहीं करता उसमें। बट एक बात बता कि जैसे इन केसेस में जैसे साइज थोड़ा सा वेरिएंट है कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है, तो कायदे से अगर तू इसी बिग पाइप को थोड़ा दूर रख देगा तो वो शॉर्ट पाइप की तरह डिटेक्ट होने लग जाएगा। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मशीन लर्निंग में ये वाले मॉडल का ऑप्शन ही नहीं होता कि डिटेक्शन हम ऐसे कर पाए कि दूर वाला जब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हमारा योलो की मदद से होगा ना, उसमें तो बेसिकली सबको पाइप ही डिटेक्ट करेगा। उसके बाद हमें जैसे फ्रेम रेट के अकॉर्डिंग पता चल गया कि हमारी वीडियो में ये वाले पाइप की विड्थ क्या है, अप्रोक्स हमें एक आइडिया लग जाएगा। तो उसके बाद जब हम डिटेक्शन वाले पार्ट में जाएंगे ना, जैसे हमारा जो टास्क था उसमें हम हमारी एक फाइल बनती है जो हमें आउटपुट इमेजेस की डायमेंशन डिटेक्ट करता है, detect.py। इसमें जाके हम ऐसे कंस्ट्रेंट सेट कर सकते हैं जैसे हमें अप्रोक्स आइडिया पता है कि जो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि पाइप का डिस्टेंस सेम ही है इसके लिए। इस टास्क में अगर हम पाइप का डिस्टेंस अलग अलग करें तब ये नहीं कर पाएगा डिटेक्ट। बेसिकली हम जो detect.py वाली फाइल बनती है उसके अंदर हम कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं कि मान लेते हैं अगर बाउंडिंग बॉक्स इतना बड़ा बन रहा है या इतनी से इतनी रेंज में तो वो बड़ी पाइप है, अगर छोटा बन रहा है तो छोटी पाइप है। कुछ हाँ, बाउंडिंग बेसिकली बॉक्स का कंस्ट्रेंट देना होता है हमें या और किसी चीज़ का? बाउंडिंग बॉक्स का ही देना पड़ेगा हमें कंस्ट्रेंट, और किसी चीज का तो नहीं दे सकते। और ये केस टू केस डिपेंड करेगा हमें, हम मतलब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉजिकली भी सोचा जाए ना कि हम अपनी इमेज, एक तो जैसे आपका डिस्टेंस का फर्क है उसकी वजह से भी कोई भी पाइप सेम पाइप ही बड़ा हो जाएगा या फिर छोटा हो जाएगा। तो हम ऐसे, या फिर अगर हम अलग अलग एंगल से लेते हैं। एक बात बता कि अगर मैं चल ये चीज तो मैं मान सकता हूँ कि अगर पाइप दूर पड़ा है तो मैं इनफैक्ट अगर मैं रियल अपनी अपनी आंखों से भी देखूं तो मैं ये आइडेंटिफाई नहीं, अगर वो सिमिलर पाइप है तो मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि वो पाइप बड़ा है या छोटा है अगर मैं दूर से देखूं। तो मेरे को वो दोनों सेम ही लगेंगे कि अगर बड़ा पाइप और दूर रखा है तो मेरे को छोटा पाइप ही लग रहा होगा। बट एक बात बता कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें डिस्टिंक्ट फीचर्स है, अगर मैं कैमरा उसके अराउंड बिल्कुल एक सर्कल में घुमाऊं एक पॉइंट पे रख के, तो लाइक मेरे को फिर उसका रेडियस पता है कि कितना दूर से मैंने वो कैमरा वगैरह खींचा था,
तो हम्म, अगर मेरे पास उसका मेरे को ये पता है कि इतने डिस्टेंस पे इतना रेडियस आ रहा था, तो मतलब मैं ये पता लगा सकता हूँ कि अगर जब मेरे पास बाउंडिंग बॉक्स आएगा तो उसकी डायमेंशंस क्या हुई, उस हिसाब से मैं ये पता लगा लूँ कि ऑब्जेक्ट कितना दूर था। हाँ ये एक्चुअली हम कर सकते हैं, पर ये फिर ऑब्जर्वेशन का टास्क है। वो योलो से कुछ रिलेटेड नहीं है, उसमें योलो से एक बार हमारा मॉडल ट्रेन होके ऑलरेडी आ गया ना, हम्म। उसके बाद हम ये देख सकते हैं उसमें अप्लाई करके हमने ऑब्जर्व कर लिया एक पैटर्न, उसके बाद जैसे हमारा मॉडल आ गया, उसका मॉडल का काम फिर हो गया, अब हम उस मॉडल में कोई भी वीडियो डालेंगे तो वो उसमें डिटेक्ट करके बताएगा कि पाइप कहाँ है और बाउंडिंग बॉक्स बना देगा हर पाइप में। उसके बाद हम अगर उस फाइल में ट्वीक करना चाहिए, जैसे मेरी जो पुराना वाला था ना, जैसे जो सिलेक्शन टास्क में किया था, उसमें मेरा पता चल गया था जो बाउंडिंग बॉक्स है, जैसे इसमें तो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट था, हाँ हाँ। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये जो बाउंडिंग बॉक्स है इसकी रेंज जो मीडियम पास पाइप की है वो मोस्टली 80 टू 90 के अराउंड लाया करती है। जो स्मॉल पाइप है ये, सॉरी ये तो एक्चुअली एक्यूरेसी दे रखी है वो कॉन्फिडेंस जो नवन में आप ये बताया ना कि कॉन्फिडेंस। वो हम अभी ईएनट्रा में यूज़ कर रहे हैं कि जैसे कभी कभी हमारे कैमरा के जिसमें ऐसे फ्रूट आते हैं जो पीछे वाली लेन में है, तो हम उसका रेडियस यूज़ कर रहे हैं पता लगाने के लिए। तो हमने क्या था, हिट एंड ट्राई से एक रेडियस पता लगा लिया कि अगर इससे कम होता है तो हम फिर इसको छोड़ देते हैं। ओके। मतलब वो तो एक्सपेरिमेंटेशन से पता चलेगा वो। कि इवन हाँ, आप इफ जो कह रही हो वो होता है। इवन इफ वी डोंट हैव अ डेप्थ कैमरा, हम फिर भी उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल पाए। हाँ अच्छी है वो वो वही है थोड़ा कि लीनियर रिलेशन बन जाएगा डेप्थ और रेडियस के हाँ, बीच में। क्योंकि हम इन एनीवेज वो जो जैसे ऑब्जेक्ट फॉलोअर में भी तो यही करते, सॉर्ट ऑफ यही करते थे ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। उसमें आपको एक का रेफरेंस नहीं किया होगा कि इस इमेज का साइज इतना तो इसका डिस्टेंस ये नहीं है। नहीं, तो फिर मैंने उस हिसाब स्टार्टिंग में से जो तुमने वीडियो ट्रेनिंग के लिए यूज करी थी, वो वाली वीडियो हम फिर बनाएंगे ही इस तरह जैसे वो 360 कैमरा नहीं होते, हाँ पूरा ऐसे घूम रहा है। तो जब हमने वो वीडियो बनाई, जब ट्रेन किया ही था, तभी उसका डिस्टेंस फिक्स कर लिया था कि ये इमेज इतनी ही बड़ी है। अच्छा अच्छा तो फिर वो यूनिटरी मेथड से फिर कैलकुलेट कर लिया। लेकिन फिर हमें ऐसा डेटा मतलब 3-4 ऑब्जर्वेशन के लिए पहले लेना पड़ेगा कि हम एक पहले एक डिस्टेंस से ले रहे हैं, दूसरा एक डिस्टेंस से ले रहे हैं, तीसरा है, फिर उसके बेसिस पे पैटर्न फॉर्मुलेट कर सकते हैं हम कि रेडियस वगैरह में क्या चेंज आ रहा है। हम्म। ठीक है, उसका देखते हैं। तो बेसिकली एनोटेशन का तो यही काम है, मतलब ये तो पूरा मैनुअल वर्क ही है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते हमारे, ये एक एक करके सबको लेबलिंग ही करना पड़ेगा। इसके लिए दो काम की चीजें होती है जो फीचर्स मैंने इसे एक्सप्लोर करके पता चला है। एक बार ये होता है जैसे इस फ्रेम में हम अज्यूम कर रहे हैं मैंने सारे लेबल कर दिए जल्दी से, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, जी जैसे मैंने फ्रेम से एक्सट्रैक्ट किया ना एक वीडियो के, तो हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि अगर हम एक फ्रेम से सारे ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहे हैं, तो इस वाले फ्रेम से जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की अगले फ्रेम में ज्यादा चेंज नहीं हुई होगी। तो अब मुझे जैसे इस ये सेव हो गया, उसके बाद मुझे अगले फ्रेम में डिटेक्ट करना है, तो मैं ये ऑप्शन यूज कर सकता हूँ रिपीट प्रीवियस। तो ये आएगा मेरे लास्ट फ्रेम से ये सारी इमेजेस उठा लेगा, तो उसके बाद फिर मैं बाउंडिंग बॉक्स की पोजीशन थोड़ा थोड़ी ड्रैग सी, वगैरह करते हाँ, तो बेसिकली नहीं, मैं सबको काम नहीं थोड़ा select सबको नहीं सिलेक्ट कर सकता। वो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है सर, एक एक करके ही करना पड़ेगा। कंट्रोल इमेज तो जस्ट हल्की सी हिली होगी ना, तो अगर सबको सिलेक्ट कर सकते तो वो ज्यादा बेटर था। कुछ हाँ, ऐसा मैंने नहीं था try- कि तू बॉक्स का मतलब जो डायमेंशन है फिक्स करके सर्कल के सेंटर पे क्लिक कर देगा तो मतलब उसी डायमेंशन का बॉक्स बन जाए? नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, एक ये लेवल वो होता है। अलग अलग पाइप जो है ना, अलग अलग साइज के। अलग अलग पाइप के हाँ, साइजेस अभी एक ये type प्लेटफॉर्म का- तो ये प्लेटफॉर्म तो जेनरिक है ना, तो पाई सर्कल तो हम कर रहे हैं, किसी बंदे को और शेप चाहिए उसके इसमें वो चीज़ काम नहीं करेगी ना। ये लोग कैसा और सबके लगान करें। और मतलब बेसिकली ना ये जो हमारा टास्क है ये तो मतलब थोड़ा सिलेक्शन टास्क के हिसाब से बनाया था हमने, तो मतलब इसमें ऐसा है कि स्टैक्ड है सारे पाइप जो नॉर्मली हम यूज करते हैं
उसमें तो बेसिकली रियल वर्ल्ड डेटा में मोस्टली एक इमेज में हमारे पास 2-3 बार ही एक ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा होगा और उसकी डायमेंशन मतलब वेरी करेगी। जैसे तो हम पाइप को और देख भी सिर्फ फ्रंट व्यू रहे हैं, अगर हमें नॉर्मल रियल वर्ल्ड सिनेरियो लेंगे तो इसका मतलब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। हाँ 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 और एंगल व्यूज भी हो गए थोड़े साइड में। हाँ, इसीलिए तो हम वो ट्रेनिंग और ये जो जो हमारा परसेप्शन पाइपलाइन प्रोजेक्ट चल रहा है वो उसका मेन एम यही चीज़ों को सॉल्व करने का है कि एनोटेशन में जो इतना टाइम लगता है और ऐसा प्रोसेस है, इसी चीज़ को ठीक करने के लिए हमारा मेन एम वही है कि हम ये सब चीज़ें करें परसेप्शन पाइपलाइन में। तो अब मैं ये सारी लेबल करके तो नहीं दिखा रहा हूँ कि इसका तो कुछ फायदा नहीं होगा मुझे सिर्फ बाउंडिंग बॉक्स बनाते हुए देखने के, मैं बाकी फीचर दिखा देता हूँ। अच्छा एक ये चीज़ मेरे को और पूछनी थी, इसके अंदर जब फ्रेम्स निकाले हमने वीडियो में से तो स्टार्टिंग के कुछ फ्रेम्स में कोई पाइप नहीं थी, तो वैसी इमेज कोई काम आ सकती है? मतलब बेसिकली एक नेगेटिव इमेज जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वो कुछ काम नहीं आती है उसका ट्रेनिंग तो नहीं, ऐसे का तो कुछ काम नहीं आता। मतलब हमें बेसिकली जो डेटा चाहिए होता है ना वो हम ऐसा ट्राई करते हैं कि डाइवर्सिटी आ जाए, क्योंकि मतलब बेसिकली आप ये समझो मशीन लर्निंग मॉडल को एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करो। कोई जैसे कोई बेबी है, उसे अगर आप एक तरीके का ये पेन दिखा दोगे और सिर्फ एक ही पेन दिखाओगे, जैसे ब्लू कलर का पेन दिखा दोगे आप उसे, तो उसके लिए सिर्फ यही है कि अगर ये ब्लू कलर का चलता है और इस शेप का है तो ये पेन है। अगर आप उसे कोई और पेन ला के दोगे तो वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा जब तक आप बताओगे नहीं कि ये भी पेन है। ये अगर कोई रेड कलर का है, कोई पेंसिल बॉल पेन होते हैं, जेल पेन होते हैं, तो जब तक उसे सारी चीजों का अलग अलग डेटा नहीं दोगे ना तब तक उसके पास नया कोई डेटा आएगा तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली हमें मेन टास्क मशीन लर्निंग का ये होता है कि हम उसे डाइवर्स डेटा दे पाए और ज्यादा से ज्यादा डेटा दे पाए ताकि वो फ्यूचर में आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर पाए। तो मतलब अगर आप ये बता दोगे उसे सिर्फ कि यहाँ पे इस रूम में कोई भी पेन नहीं है, तो मतलब इससे क्या ही हेल्प हो पा रही है उसकी समझने के लिए कि पेन क्या होता है। ठीक है ठीक है। ये जो टूल है ना बेसिकली इसका काम ये है कि संची जो डब्बे बना रहा है उसके जो कोऑर्डिनेट है ना उसको वो एक TXT फाइल में स्टोर कर लेता है और फिर मॉडल उसको यूज़ करता है ट्रेन करने के लिए। तो वो इमेज लेगा और उसके रिस्पेक्टिव जो TXT फाइल है, तो अगर आप कुछ नहीं करोगे इसमें तो TXT फाइल जनरेट ही नहीं करता अपने end से ये रोबोफ्लो। ओह अच्छा गॉट इट, ठीक है। मतलब इवेंचुअली अभी रोबोफ्लो में अभी जो ये चीज़ चल रही है इससे एक TXT फाइल बनेगी। हाँ, इसका बहुत बेसिक काम ये है कि इन डब्बों का कोऑर्डिनेट लिखना है उसको TXT फाइल में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि रोबोफ्लो में मैं बैठ के सिर्फ एनोटेट कर लूँ, TXT फाइल मेरे को मिल गई और वो TXT फाइल मैं योलो मतलब अपना मॉडल ट्रेन कर सकता हूँ। हाँ, मतलब ऐसे होता है कि रोबोफ्लो से ना एक इमेज निकलती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग TXT फाइल मिलती है, तो उससे हमारे मॉडल को पता चल जाता है कि इस इमेज पे इस कोऑर्डिनेट पे हमारा पाइप पड़ा है। मतलब हर फ्रेम या हर इमेज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक टेक्स्ट फाइल आएगी, तो वो हाँ, इमेज और वो टेक्स्ट फाइल वो दोनों चीज़ें योलो के मॉडल को मतलब योलो को दी जाएंगी मॉडल ट्रेन करने के लिए। हाँ, मैं दिखा दूंगा कैसा फाइल बनता है। ये जो हाँ। टेक्स्ट फाइल का नाम सेम रहता है बस एक्सटेंशन अलग होता है, इमेज का JPG टाइप और इसका TXT। ठीक है ठीक है। तो जैसे हमारा ये मान लो कि मैं अब ऑलरेडी अपना ट्रेंड इमेज दिखा देता हूँ। जैसे अब हमारे पास ट्रेंड इमेज हो गई, डेटा सेट है, उस पे ये हमारी इमेजेस हैं, ये सारी लेबल्ड है। मतलब ये बता रही मैंने लेबल्ड क्यों दिया अभी, ये वाली होगा ना पुराना वाला। जैसे इसमें डेटा सेट है मेरी इमेज, इसमें सारी लेबल्ड है, मान लो लेबल हो गई। अब बेसिकली हम इसमें ये कर सकते हैं कि हमारा इन इमेजेस में जो हमारी ऑलरेडी लेवल है, मशीन लर्निंग में ये तो पता है ना सबको वैलिड ट्रेन और टेस्ट डेटा कैसे स्प्लिट होता है। तू बता। नहीं, देखो जो टेस्ट डेटा होता है ना, बेसिकली हम टेस्ट डेटा इसलिए यूज करते हैं कि इमेज को ये हम डायरेक्टली योलो के मॉडल के अंदर जाएगा ताकि योलो का मॉडल इसके बेसिस पे ट्रेन करेगा अपना मॉडल। ये इमेजेस देखेगा और एक मॉडल जनरेट करेगा, मॉडल ट्रेनिंग के लिए यूज हो रही है ये बेसिकली में। जो वैलिडेशन डेटा होता है ना, वैलिडेशन डेटा जैसे हमारा एक मॉडल बना, इससे मैंने 60 इमेज दी कुछ, उन वैलिडेशन डेटा क्या करेगा, मॉडल जो बनेगा ना उसके बेसिस पे मैट्रिक्स पे जज करेगा कि एक्यूरेसी कितनी आई हमारे पास और बाकी सब कंस्ट्रेंट कैसे आ रहे हैं।
वैलिड ये- डेटा चेक करने के लिए? हाँ, अच्छा। वैलिड डेटा मतलब बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि हम वैलिड डेटा एक छोटा सा पार्ट हमारे डेटा का ही होता है। जैसे हमारे पास टोटल डेटा सेट आ गया, जैसे हमने तुझे जैसे पाइप का मॉडल बनाना था, जैसे 100 इमेज दे दी ट्रेनिंग ये करने के लिए, तुझे इनमें सबका पता है कि लेबल्स क्या है इन इमेजेस में, और कहाँ कहाँ पे कौन सा पाइप है, ये तुझे सब पता है इनके बारे में। तो हाँ। बेसिकली तो इनमें से 80 जैसे 100 का अगर डेटा सेट है तो 80 इमेजेस टेस्ट अपने मॉडल को करने के लिए ले लेगा, और वैलिडेशन डेटा ये भी तुझे पता है इसमें इमेजेस सारी कहाँ है। तो वैलिडेशन डेटा से तो फिर कंपेयर कर लेगा कि तेरा मॉडल कितनी अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है। तो क्योंकि उस मॉडल को जब तो वैलिडेशन डेटा पे रखेगा तो बाउंडिंग बॉक्स कुछ अपने जनरेट करेगा ना उन इमेजेस के लिए भी। तो हम कंपेयर कर लेंगे कि असली बाउंडिंग कहाँ है और प्रेडिक्टेड बाउंडिंग क्या है, अपनी एक्यूरेसी वगैरह जनरेट करने के लिए ओके। कि ढंग से डिटेक्ट कर पा रहा है उसकी काइंड ऑफ पोजीशन लाइक भी। सॉल्व्ड एग्जांपल जैसे तो करते हैं। इसमें हमारा जो टेस्ट डेटा है ना, अभी हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो नहीं है, या हम मतलब इमेज से ही जनरेट कर रहे टेस्ट डेटा। रियल वर्ल्ड टेस्ट सिचुएशन में टेस्ट डेटा ऐसा डेटा होता है जिसके बारे में तुझे नहीं पता कि वो सही है या नहीं है। टेस्ट डेटा के बारे में तुझे कुछ आइडिया नहीं होता कि वो डेटा किस टाइप का है, वो बिल्कुल अनडिस्कवर्ड डेटा होता है, और वो हमारा ऑलरेडी लोन डेटा से अलग होता है। तो हम उस पर रन करते हैं मॉडल, और फिर जज करते हैं कि हमारा मॉडल इसके लिए कैसा प्रेडिक्शन दे रहा है। तो अभी हमारे पास इतना कुछ वैसा काम नहीं है, ज्यादा कुछ डीप में नहीं जा रहे हम, और मतलब ये हमारे पास यही डेटा था तो हमने इसमें टेस्ट में भी खुद ही लेबल कर रखा है, और हम एक ही वीडियो से बेसिकली हम सारी चीजें निकाल रहे हैं, वैलिडेशन, टेस्ट डेटा और ट्रेन डेटा निकाल रहे हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम ऐसा करते नहीं हो कि मतलब बहुत ज्यादा इसमें कुछ अच्छा जज नहीं कर पा रहे, क्योंकि टेस्ट भी हम सेम चीज पे ही कर रहे हैं जिसपे हमने ट्रेन किया है। तो मतलब वैलिडेशन और टेस्ट हम अलग अलग उसका भी कर सकते हैं, जैसे कि ये तो एक ही वीडियो की है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि टेस्ट एक का और वैलिडेशन एक। हाँ मतलब बेसिकली ना हमारा एक अच्छा मशीन लर्निंग मॉडल वो ही है जो मतलब एक बार अगर तूने ट्रेन कर लिया ना उसे, वो उस पर तू कोई भी इमेज तुझे इमेज या वीडियो देगा तो वो उसमें वो पाइप डिटेक्ट कर पाए, जैसे इसका पाइप डिटेक्ट करना काम है। तो हमारा बेसिकली टास्क यही है। पर अभी हमारा ये तो काफी ज्यादा मतलब ओवरफिट भी कह सकता है तुझे ये, क्योंकि हमारे पास सेम बैकग्राउंड है हर इमेज के लिए, और सेम तरीके से स्टैक्ड पाइप है, जैसे हमारे कलर भी सेम कलर है। भी सेम है, क्या? मतलब जैसे इस पाइप, इन सब पाइप्स के कलर्स भी सेम है, तो हाँ अगर वो अलग अलग होंगे तब भी हो जाएगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन बस वो साइजेस का, और बीच में कई बारी वो लाइक पीछे का सर्कल दिखने लग जाता है, वो वो थोड़ा सा, हाँ बस वो वही है। अलग अलग एंगल्स पे किसी में। मतलब ये बेस्ट एग्जांपल नहीं है उसके लिए कंपेयर करने के लिए, लेकिन ये भी मतलब सही है कि हमारा मतलब थोड़ा सा फ्रंटल व्यू तो आ ही रहा है, मतलब जैसे इसमें थोड़ा साइड में हो रहा है। बेसिकली यही काम है। वैलिड और टेस्ट डेटा में मतलब ज्यादा फर्क नहीं होता। वैलिडेशन डेटा ना मोस्टली हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे तुझे कोई भी मॉडल ट्रेन करते हैं ना तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मशीन लर्निंग वेट्स। हाँ, जैसे न्यूरल नेटवर्क मानेगा ना तो उसमें वेट्स वगैरह जैसे होते हैं ना। तो वैलिडेशन डेटा हम तभी यूज करते हैं कि जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं ना, तभी हम उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर पाए कि अगर हम उसे एक अननोन डेटा से प्रिडिक्ट करेंगे तो फिर उससे कैसी एक्यूरेसी दे रहा है हमें। तो जहाँ तो हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, या फिर कोई जैसा हमारे पास बायजन ट्यूनिंग होती है, ग्रिड सीवी होते हैं, रैंडम सेट सीवी होता है। ये तो क्लासिक मशीन लर्निंग मॉडल के लिए यूज करते हैं बेसिकली हम। तो उसमें वैलिडेशन डेटा हमारा हेल्प करता है ताकि हम देख पाए कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी क्या आ रही है। उसके बाद टेस्ट डेटा भी हमारा सेम काम करता है, पर यह टेस्ट डेटा और वैलिडेशन डेटा में फ़र्क होता है। वैलिडेशन डेटा हम मोस्टली कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं अलग अलग मॉडल के साथ कि कैसी एक्यूरेसी दे रहा है हमारे पैरामीटर चेंज करने पर। और टेस्ट डेटा हम जैसे एक हमारा फाइनलाइज हो गया ना मॉडल,
तो हम उसमें टेस्ट डेटा पे भी चेक कर लेते हैं कि एक्यूरेसी उसकी अच्छी आ रही है या नहीं आ रही, या फिर ओवरफिट तो नहीं कर रहा हो। कि जैसे हमने जो ट्रेन, कोई ऐसे मॉडल्स भी होते हैं कि तूने जैसे ट्रेन डेटा में एक तरीके की इमेज इसे इंट्रोड्यूस करवा दी, अब उसे सिर्फ ये पता है कि जो ट्रेनिंग वाली इमेज है ना, उसमें अगर तुझे पाइप दे रखा है तो वो अच्छे से डिटेक्ट करेगा, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है तो दे देगा। लेकिन अगर तू कोई नई इमेज ले आएगा ना ट्रेनिंग डेटा से अलग, तो फिर वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम बस टेस्ट डेटा, उस कंडीशन को हम ओवरफिटिंग कहते हैं, और टेस्ट डेटा हम इसलिए यूज करते हैं, इसमें नई इमेजेस से कंपेयर करते हैं उसे कि मॉडल इन पे कैसा डिटेक्शन दे रहा है, ताकि ओवरफिटिंग ना हो। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है जनरेट वर्जन का। इसमें हम यहाँ से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का एडिट कर सकते हैं। मेरे पास जैसे 27 इमेज थी ना, इसमें मैंने मशीन लर्निंग मॉडल पे हम बेसिकली, जैसे अगर हम 100 माने ना, कि हमारा 100% माने, एक जैसे हमारे पास 100 इमेजेस है, तो इससे हम ट्रेन के लिए रखेंगे, 10 वैलिडेशन के रखेंगे और 10 टेस्ट के लिए रखेंगे। ये एक मतलब नॉर्मली हम ये रेशियो में चूज करते हैं वैलिडेशन डेटा, टेस्ट डेटा और ट्रेन डेटा का। तो मेरे पास जैसे इसमें 27 इमेज थी, तो मैंने ट्रेन के लिए 19 रखी है, वैलिडेशन के लिए 5 रखी है और टेस्ट के लिए 3 रखी है। ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पर मैंने एक रेशियो तुम्हें मतलब वैसे बता दिया कि एक अच्छा रेशियो होता है 8-1-1, कि वैलिडेशन, ट्रेन और टेस्ट का क्या रखें। तो बेसिकली हमारे पास सारी ये अपलोड हो गया। फर्स्ट स्टेप इसमें डेटा सेट जनरेट करने का ये है, सारी इमेजेस को मैनुअली हमें लेबल करना है उसी क्लासेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में, ट्रेन टेस्ट और वैलिडेशन में इसे स्प्लिट कर देंगे हम अपने की ट्रेनिंग सेट में कितनी इमेजेस रहेंगी, वैलिडेशन के लिए कितनी इमेज रहेंगी और टेस्ट सेट में कितनी रहेंगी। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग हम बेसिकली ये यूज करते हैं कि सारी इमेज को हम सेम साइज की कर देंगे। ऑटो ओरिएंट रख सकते हैं, नहीं रख सकते, इसमें और भी ऑप्शन है प्री प्रोसेसिंग के, जैसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे क्रॉप कर सकते हैं, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो कर सकते हैं। ग्रे स्केल करना मतलब ये होता है कि अगर हमें ऐसा कोई मॉडल है जिसमें हमें कलर्स वगैरह से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखो जो आरजीबी वीडियो हमारे पास डेटा होता है ना, वो प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये तो सब समझ ही होंगे, क्योंकि आरजीबी में हमारे पास 3 फ्रेम आ जाते हैं और ग्रे स्केल में सिर्फ एक सिंगल फ्रेम होता है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में वैल्यू होती है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा इमेज है जिसमें हमें कलर से ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रही, तो हम उसे सारे डेटा को अपना ग्रे स्केल कर सकते हैं, ताकि हमारे पास उसमें कम प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और मतलब सारा हमारा काम इसी हो जाएगा। जैसे ये वाला हमारा डेटा है, जो हमारा पाइप वाला डेटा है, इसमें ऑलरेडी ग्रे स्केल है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। पर अगर कोई जैसे ब्लैक कलर का, ब्लैक नहीं, जिससे ब्लू कलर के होते सारे पाइप ही और पूरा बैकग्राउंड भी ब्लू होता, तो मैं इसे ग्रे स्केल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कलर से कुछ वेरिएशन आ नहीं रही, पर उसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो उसे ग्रे स्केल कर सकते हैं हम। से ये वाली जो वीडियो है, ये एक्चुअली में वीडियो तो कलर वीडियो ही थी, तभी भी इसमें हर फ्रेम में आर, जी और बी तीनों। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ अभी ठीक है। हाँ 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 मैं कह रहा था कि जैसे ये वीडियो है, ये ओरिजिनली कलर इमेज ही मतलब कलर वीडियो ही है, मतलब इसमें हर फ्रेम में आर, जी, बी तीनों चैनल होंगे, हालांकि सारी चीज़ें ग्रे एंड ब्लैक हैं। तो इस केस में भी मतलब अगर हम ग्रे स्केल करते तो बेटर नहीं रहेगा, क्योंकि फिर एक ही चैनल होगा प्रोसेस करने के लिए, वरना अभी भी एक करेगा तो 3 चैनल ही प्रोसेस। हाँ कर सकते हैं ग्रे स्केल हम, पर सेम ही रहेगा। हाँ मतलब ज़्यादा शायद फ़र्क नहीं आएगा, मतलब मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था कि क्योंकि मतलब ना हाँ ऑलरेडी जिसमें ये जैसे ऑलरेडी ग्रे ही है ना, तब मुझे लगता है शायद ज्यादा फर्क नहीं आता। अगर कोई और कलर होता है ना, तभी ज्यादा प्रोसेसिंग में फर्क आता है, ओके ओके। क्योंकि तब हमें रेशियो वगैरह, जैसे बेसिकली जो वर्क करते हैं ना न्यूरल नेटवर्क, वो बेसिकली ऐसे वर्क करते हैं जैसे हमें जब हमारे पास जैसे सिंगल फ्रेम है ग्रे स्केल में, तो एक न्यूरल नेटवर्क में सिर्फ वही फ्रेम जाएगा, और उसके लिए जैसे एक फ्रेम का मान लो हमारे पास 4x4 का फ्रेम है,
तो उसमें एक न्यूरल नेटवर्क पे हम 4x4 का फ्रेम भेज रहे हैं, तो उसमें 16 पैरामीटर्स यूज होंगे हर फ्रेम के लिए। तो सर वैसे फ्रेम के हिसाब से नहीं होता, उसमें भी क्यूब बनते हैं, पर वो मैं ज्यादा डीप लर्निंग की उसमें नहीं जाऊंगा। हाँ, अभी एजम्पशन के लिए मान लो कि एक 4x4 के फ्रेम में 16 ही न्यूरल नेटवर्क लग रहे हैं, मतलब एक साइज का ही मान लो जो ठीक है ठीक फ्रेम्स है। होते हैं। तो अच्छा, और फिर इसके आप ये अंदर। मान लो, लेकिन हाँ अगर हम उसकी जगह आरजीबी फ्रेम यूज करेंगे ना, तो हाँ। हमारे पास हर फ्रेम के लिए अलग अलग पैरामीटर्स आएंगे। तो जैसे अगर ग्रे स्केल की वीडियो डालने पे हमारे एक न्यूरल नेटवर्क में 16 यूज हो रहे हैं, तो आरजीबी में हमारे 48 यूज होंगे, क्योंकि हर किसी के लिए अलग फ्रेम यूज होगा, अलग पैरामीटर्स आएंगे मतलब। ठीक है। ऑल्सो जो इसमें प्री प्रोसेसिंग में क्रॉपिंग करनी है या रिसाइज करनी है, ये भी मतलब मैनुअली करनी पड़ेगी, या मतलब वो तो खुद से हो जाएगी कि एनोटेशन कर रखा है तो वो ये उसी जगह को रखेगा? ये जो स्टेप है, ये डेटा जो वो लोग अपने आप ही कर रहा है, मतलब ये फिट वगैरह जो है ना, ये साइज रीसाइज वाला है, ये यही कर रहा है। ठीक है ठीक है। क्या होता है, हमारे वाइट एजेस इंट्रोड्यूस कर रहा है, वरना हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं इसमें, ताकि पूरा देखो स्ट्रेच कर दिया सिर्फ हम उसके बाद फिल सेंटर इन क्रॉप है, जो डिटेक्ट डॉट मतलब है ना, वो अपने आप रिसाइज भी कर रहा होता है इंटरनली 640x640 में। क्या। जो डिटेक्ट डॉट पी है वो भी 640x640 में रिसाइज करता है, क्योंकि वो लोग नहीं, वो शायद मेरे ख्याल से एज्यूम करता है हमारी वीडियो नहीं, रीसाइज ऑलरेडी। अच्छा, मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने तो डायरेक्टली इससे ही कर लिया था। वरना हम मतलब बेसिकली एक लाइन की कमांड, अगर हमें नॉर्मल स्ट्रेच करना है तो एक लाइन की कमांड हम ओपन सीवी वाली भी लिख सकते हैं कि सारी डेटा जो इंट्रोड्यूस हो रहा है उसे हम प्री प्रोसेस, टेंसरफ्लो की लाइब्रेरी में भी प्री प्रोसेसिंग जो होते हैं ना ऑप्शंस, इसमें हम चेंज वगैरह कर सकते हैं साइज वगैरह, जैसे स्मार्ट रीसाइज वगैरह है, ये सब पर मोस्टली अभी काम करनी है अगर आप डीप लर्निंग यूज नहीं कर रहे, तो क्योंकि ये सारे ऑप्शन ये ऑलरेडी दे ही रहे हैं, मतलब रो फ्लो वगैरह। और जो एनोटेशन की अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो जैसे किली वाला जो अर्जुन यूज कर रहा है, उसमें भी ये ऑप्शन आता ही है। तो ये मान लो हमने ग्रे स्केल का भी स्टेप ऐड कर लिया, कॉन्ट्रास्ट वगैरह इसकी अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, पर ये भी देख सकते हो, मतलब कॉन्ट्रास्ट वगैरह ब्राइटनेस वगैरह कर लेता है, स्टैटिक क्रॉप वगैरह, ये सारे ऑप्शन, मतलब इमेज ऑलरेडी इसके साथ दे ही रखी है, तो समझ ही गए होगे कि कौन सा स्टेप क्या कर रहा है। उसके बाद मेन आ जाते हैं डेटा ऑगमेंटेशन। इसके लिए ये वाला मेन फीचर है जिसकी वजह से हम ऑगमेंटेशन कर रहे हैं हमारे डेटा, जिसकी वजह से हम रोबोफ्लो यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये फीचर देता है। तो डेटा ऑगमेंटेशन बेसिकली हम करते क्यों हैं, ये जान लेते हैं। डेटा ऑगमेंटेशन का बेसिकली काम ये होता है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमारा डेटा बढ़ा देता है, क्योंकि मशीन लर्निंग में सबको पता है जितना अच्छा हमारा डेटा होगा उतना अच्छा ही मॉडल होगा। ये एक बेसिक रूल है हमारा मशीन लर्निंग का। हम पैरामीटर से एडजस्ट कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का मॉडल यूज कर सकते हैं, पर अगर आपके पास ऑप्शन है तो डेटा बढ़ाना बेस्ट ऑप्शन है किसी भी मशीन लर्निंग की एक्यूरेसी या कोई भी पैरामीटर चेंज वो बढ़ाने का। अगर आप कोई और यूज कर रहे हो, मैट्रिक्स यूज कर रहे हो अपने जज करने के लिए मॉडल को, तो उसके लिए डेटा बढ़ाना बेस्ट है। डेटा ऑगमेंटेशन बेसिकली हमारे डेटा को डाइवर्स करता है। डेटा ऑगमेंटेशन का काम क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जैसे हमारी इमेज है ना कोई भी, उसमें हम अलग अलग फीचर ऐड कर सकते हैं, जैसे कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं उसे, उसमें रोटेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। बेसिकली मैं दिखा देता हूँ एक बार। डेटा ऑगमेंटेशन बेसिकली हमारा डेटा एक तरीके से लेता है, उसके बाद डेटा में, जैसे हमारे पास ये इस डेटा के एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने एक तैयार तो रखी थी फाइल, जैसे हमारे पास एक हमें ऐसा मॉडल ट्रेन करना है जिसमें हम शिप डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो हम जैसे हमारे पास पर सिर्फ एक इमेज है जैसे शिप की,
तो फिर हम अगर इसकी मदद से मॉडल को ट्रेन करेंगे तो वो सिर्फ यही एज्यूम करेगा कि अगर ये स्ट्रेट ऐसे पड़ी है तो शिफ्ट है। पर हम अगर हमारे पास जो और हमें ऐसा मॉडल ट्रेन करना है जो किसी भी इमेज में शिफ्ट को डिटेक्ट कर पाए, तो इसमें काफी ज्यादा चीजें आ सकती है। जैसे इसमें फर्क आ सकता है कि ब्राइटनेस लेवल कितना है, मतलब कुछ रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है पर ये फ्लिप फोटो भी हो सकती है, उसमें भी हमें ऐसा चाहिए कि वो शिफ्ट डिटेक्ट कर पाए, रोटेशन के हिसाब से भी शिफ्ट डिटेक्ट कर पाए। तो हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जो सारी पोजीशन पे शिप को डिटेक्ट कर पाए। तो डेटा ऑगमेंटेशन बेसिकली हमें यही हेल्प करती है कि हमारा डेटा बढ़ा देती है, वेरिएशन डाल देती है डेटा में, और क्योंकि रोटेशन वगैरह है जो हमारा बेसिकली जो हमारे ये योलो मॉडल होता है ना, ये CNN मॉडल का यूज करता है अपने अंदर, कन्वर्जन मॉडल बोलते हैं। तो वो स्पेशल इनवेरिएंट होते हैं, मतलब उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि शिप इस पोजीशन पे पड़ी है, लेफ्ट कॉर्नर पे पड़ी है, राइट कॉर्नर पे पड़ी है, या फिर किसी और भी पोजीशन सेंटर में पड़ी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा शिप डिटेक्ट कर पाएगा। पर CNN मॉडल ना रोटेशन इनवेरिएंट नहीं होते। मतलब जैसे अगर मैं इस शिप को फ्लिप कर दूं ना, तो वो CNN मॉडल ये नहीं डिटेक्ट कर पाएगा कि अगर मैंने उसे हमेशा सिर्फ स्ट्रेट शिप दिखाई है और मैं उसे टेस्टिंग के टाइम पे एक फ्लिप्ड इमेज में शिप दिखा दूं, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि वो शिप है, क्योंकि मुझे कन्वर्जन न्यूरल नेटवर्क के मॉडल रोटेशन इनवेरिएंट नहीं होते। तो इसके लिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम सारी वेरिएशन उन्हें टेस्टिंग के टाइम पे दिखा पाए, ताकि अगर ट्रेनिंग के टाइम पे इंट्रोड्यूस कर पाए, ताकि हमारे पास जहाँ उसे यूज करे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में उस मॉडल में, तो कोई भी वेरिएशन से उसे इफेक्ट ना पड़े। तो ये बेसिकली एक फंक्शन है, ये मैंने एक यूट्यूबर है उससे उठाया था। ये बेसिकली हमें दिखा रहा है कि इंटरनली कैसे वर्क करते हैं डेटा ऑगमेंटेशन। मतलब मैं दिखा देता हूँ, इसमें हम अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट वगैरह, रोटेशन रेंज की रोटेट कितनी कर सकते हैं, ऐसे मैंने 20 रखा है, कुछ और भी रख सकते हैं। विड्थ शिफ्ट रेंज, विड्थ शिफ्ट रेंज बेसिकली होता है कि हम स्ट्रेच उसे उसकी एक्स एक्सिस की वजह से कर दें ऐसे, तो कितनी रेंज है, मैंने 0.4 रखा है कि मतलब डबल कर दे उसकी, ऑलमोस्ट सॉरी हाफ कर दे। तो अगर मैं ये रन करता हूँ कमांड, तो अभी हमारे पास पहले सिर्फ एक इमेज थी, ठीक है। अब हमारे पास इमेज उसकी काफ़ी वेरिएशन आ गई, जैसे ये इमेज आ गई, ये इमेज आ गई, फ्लिप्ड इमेज आ गई। मतलब ये तो मैंने शायद थोड़ी ज़्यादा कर दी रेंज, ये है ना, ये मैंने हाइट शिफ्ट की रेंज ज़्यादा कर दी थी, तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही आगे जा रही है, पर कम भी कर सकते हैं उसमें। तो अब हमारे पास एक ये ऑप्शन है कि हमने पाइथन कोड यूज़ कर लिया, जितना डेटा था उसमें ऑगमेंटेशन इंट्रोड्यूस कर दी। अब हम दोबारा ये ऑगमेंटेड डेटा को भी लेवल करना पड़ेगा हमें, तो वो और काम बढ़ जाएगा। तो रोबोफ्लो अच्छा काम बताऊं ये करता है कि जैसे हमारा अब हमने ओरिजिनल डेटा को अपना लेवल कर दिया ना, मैनुअली सारा लेवल कर दिया, उसके बाद जब हमें ऑगमेंटेशन करनी होगी ना, तो हम यहीं से ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। क्या था, उसे क्रॉप करना है, ग्रे स्केल करना है, क्यू इंट्रोड्यूस करना है, ये सब तो वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिट करोगे उसे पता ही होगी, मतलब फिल्टर लगा देने जैसा ही है। सैचुरेशन, ब्राइटनेस, एक्सपोजर, नॉइज बेसिकली ये होता है कि पिक्सल कुछ कुछ ये हटा देगा या फिर कुछ पिक्सल कुछ कुछ डेड कर देगा, तो तब भी डिटेक्ट कर पाए। मतलब बेसिकली हमें मॉडल एक अच्छा ट्रेन करने के लिए एक डाइवर्स डेटा देना है, बेसिकली ऑगमेंटेशन का काम ये है। तो हम ये सारे फीचर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद ये बताओ ये क्या करेगा, उसके बाद हम ये डेटा करेंगे ना, तो वहाँ पर जो डेटा जनरेट होगा हमारे पास, और मैंने मैनुअली जैसे 27 इमेज वो करी थी लेबल, तो फाइनल स्टेप में मेरे पास 65 इमेज आ गई, और मैं काम मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो गया, मतलब 3 टाइम्स इमेज जनरेट हो गई हमारे पास। उसके बाद इमेज जनरेट कर सकते हैं डायरेक्टली।
अब हमारे पास सारी इमेज आ गई और ये डेटा ऑगमेंटेशन ने बेसिकली ये करा है, नॉइज ऐड कर ली। अब इस इमेज में भी हम डेटा मतलब हमारा ऐसे ट्रेन होगा कि कोई भी वेरिएशन वगैरह से उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रोटेशन होगी किसी पोजीशन में डिटेक्ट कर लेगा, अगर पिक्सल खराब है थोड़े उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो हमारा काफी अच्छा डेटा सेट जनरेट हो गया इससे, जो और हमारा वो जो मॉडल होगा वो रोबस्ट हो जाएगा इससे, कि उसे कुछ भी इमेज में वेरिएशन से फर्क नहीं पड़ रहा, वो हर किसी में पाइप डिटेक्ट कर पाएगा या फिर कोई भी हमारा और ऑब्जेक्ट है तो जनरेट कर पाएगा। अब उसके बाद हमें ये हमारा जनरेट हो गया, उसको स्टार्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये बस ये कुछ नहीं है इससे मतलब। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, योलो V5। एक सेकेंड, V7 करा बच्चे ने। एक सेकेंड। यहाँ पे मतलब एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, हमारा डेटा सेट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। एक्सपोर्ट करेंगे फॉर्मेट। अब हमें योलो V5 के लिए यूज करना है, तो ये इस पे चल जाएंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, डाउनलोड कोड कर सकते हैं हम या फिर जिप टू कंप्यूटर कर सकते हैं। पहले मैं एक बार जिप टू कंप्यूटर करके तुम्हें दिखा देता हूँ कि जैसे जनरेट कर सकते हो। जो अर्जुन कह रहा था ना, हमारे पास TXT फाइल जनरेट होती है और एक इमेज जनरेट होती है, वो मैं दिखा देता हूँ कैसी होती है। मॉडल इज बीइंग ट्रेन, दिस कुड टेक 10 मिनट। क्या कर रहे हैं? वो फ्लो में मतलब कुछ लिमिटेशन होती है इसके अंदर कि कितना हम कितने मॉडल्स ट्रेन कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए कर सकते हैं? मतलब फ्री में है ना ये तो? एक सेकेंड। इसमें ऑप्शन तो यही आना चाहिए था एक्सपोर्ट करने को। ये देखो, ये बेसिकली हमारे पास ये अब एक मॉडल ट्रेन करने के बाद ना एक हमारे पास API कोड आ गया। एक बार रुको, मैं एक बार ये दिखाता हूँ लोकली कैसे जनरेट करते हैं। इसमें जीमेल पे भेजा क्या मैंने? भेजा मतलब बेसिकली जब यूज करेंगे हम तब तो बेसिकली हम यही कोड का यूज करेंगे जो इन्होंने कोड दिया है, क्योंकि कॉल हमारा से डाउनलोड कर लेना। कॉल से कर ले टर्मिनल पे। एक सेकंड, वो 10 मिनट्स बोला था ना उसमें, वो भी शायद बाद में आएगा। कर्ल वाला कमांड है ना, कर्ल का कमांड दे रखा है उन्होंने सेकंड टैब में। टर्मिनल वाला जो दिया था। मिनिमाइज कर इसको, टर्मिनल वाले में दे। सेकंड। हाँ ये कर्ल वाली कमांड है, कॉपी कर ली। cannot remove warning down। अरे वो कुछ इसके लिए वो इंस्टॉल नहीं है। इट्स नॉट GT। sudo install GDOM tools। ये क्यों कर रहे हैं? इन्होंने ही बोला है। तो मैं आगे का स्टेप दिखा दूं कि रोबोफ्लो डायरेक्टली यूज कैसे करना है। इसका मतलब काम तो कुछ ज्यादा है नहीं वैसे। चल अगर तेरे पास कुछ पड़ा हुआ पहले का डाउनलोडेड तो वही दिखा देगी क्या होता है। मैंने पिछली बार यही किया था, मैंने सीधा कोड स्निपेट यूज कर लिया हो कि वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है मतलब करने के लिए। लेकिन मतलब मैं दिखाना चाह रहा था एक बार कि होता कैसे है मतलब।
नीचे नीचे करना कर्ल वाली कमांड। हाँ cannot remove roboflow.zip ऐसा no कर such तू file ऊपर कर एक बारी वो कमांड खोल डाउनलोडेड होगा शायद, एलएस कर दो। नहीं वही कर्ल वाली कमांड खोल, बैक स्पेस कर दे, यूआरएल से पहले तक का सारा बैक स्पेस कर दे। ओके अरे हाँ, हाँ ये भी जीटी भी उड़ा दे। अरे नहीं नहीं वो जीटी भी उड़ा दे। हाँ बस अब करेंगे। वार्निंग देख बाइनरी उड़ रही है, आउटपुट कैन मिस क्या सेव नहीं हुई क्या? मेरे पास ना। एक पुराना वो पड़ा है, सैंपल पड़ा है एक टीएक्सटी फाइल का, दिखाऊं? दिखा क्या कौन सी फाइल डाउनलोड कर रहा है ये? अरे बेसिकली ना जब हमारे पास डेटा सेट ना एक तरीके से ऐसे ट्रेन करता है जैसे एक पाइप्स फोल्डर आ जाएगा, जैसे पाइप्स के नाम से है ना मेरा, उसमें एक ट्रेन होगा, टेस्ट होगा और वैलिडेशन होगा, ऐसे डेटा हो जाएगा। और उसके बाद एक टेस्ट में ना सारी टेस्ट वाला ट्रेन वाले पार्ट में इमेजेस होंगी और उसके साथ की जैसे मेरे पास फर्स्ट इमेज का नाम है pipe1.jpg, तो उसके साथ का एक कॉरस्पॉन्डिंग pipe1.txt फाइल आ जाएगी जिसपे वो कोऑर्डिनेट्स होंगे सारे जहां पर हमारा बाउंडिंग बॉक्स है इमेज में। ये बेसिकली काम ये करता है कि हम डायरेक्टली रो फ्लो के मॉडल में इनपुट कर सकते हैं। बेसिकली टीएक्सटी फाइल अंदर से कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे जो हाँ। ट्री कैटेगरी का नाम है कि लेट्स से अगर आपके पास 3 क्लासेस है तो वो नेमिंग करेगा 0 1 2 3 करके, तो ये सेकंड मतलब 2 नंबर वाली क्लास है ये। फिर उसका बाउंडिंग बॉक्स की वैल्यू है उसका एक्स सेंटर, वाई सेंटर, विड्थ और हाइट। अब लेट्स से अगर कोई एक इमेज है उसके अंदर लेट्स से जैसे हमारे ऑटोमेट वाले उसमें एक सैनिटाइजर है, लेट्स अज्यूम सैनिटाइजर का क्लास नंबर 0 है, तो हमने उसके अराउंड बाउंडिंग बॉक्स बनाया, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0 और जो बाउंडिंग बॉक्स बनाया गया उसका एक्स सेंटर, वाई सेंटर, विड्थ और हाइट। एक सेकंड हो गई शायद डाउनलोड। हाँ, अगर लेट्स से एक ही इमेज से बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, अगर आपने मल्टीपल बाउंडिंग बॉक्स बनाया तो ये डेटा रिपीट होगा, पहले लाइन पे ये आएगा, दूसरी लाइन पे फिर सेकंड बाउंडिंग बॉक्स का सेम इन्फॉर्मेशन, ऐसे इसी फॉर्मेट में। ये देखो नई स्क्रीन दिख रही है। तेरा स्क्रीन शेयर बंद है। एक सेकंड मैं करता हूँ, एक सेकंड ऑन एक्सट्रैक्ट। स्क्रीन शेयर बंद हो गई। देखो ये फाइल डाउनलोड होके आती है हमें। ये बंद कर पहले। बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स वीडियो पाइप्स का एक फोल्डर बन गया हमारे पास। अब जैसे टेस्ट डेटा है, इसमें इमेजेस है, ये तीनों इमेजेस है हमारे पास, ये इमेज एक, ये इमेज है और उसके साथ के ये लेबल डॉट टीएक्सटी फाइल आ गई हमारे पास। इसमें हर फाइल कॉरस्पॉन्डिंग ये है हमारे पास। इसमें पाइप की क्लास 0 है तो ऐसे आ गया पाइप 0 क्लास, और हमारे सिर्फ एक क्लास है तो सारी इमेज वैसे ही होंगी, इसी कोऑर्डिनेट पे होंगी। और हमारे पास मल्टीपल पाइप है तो उसके हिसाब से एक टीएक्सटी फाइल में जितने भी पाइप होंगे उतने ये लेबल्स आ जाएंगे। जैसे इनमें 5 है ना तो फर्स्ट वाली में 5 होंगे मोस्ट प्रोबेबली। इमेज 26 में जाके देखोगे ये 5 है इसके। तो हमारे पास बेसिकली एक टीएक्सटी फाइल ऐसी होती है। अब हमारे पास ये पूरा स्टेप रोबोफ्लो वाला कंप्लीट हो गया कि रोबोफ्लो से हम डेटा कैसे जनरेट करते हैं, मतलब डेटा सेट की लेबलिंग वाला प्रोसेस कैसे करते हैं। और रोबोफ्लो हम इसलिए यूज कर रहे हैं बेसिकली क्योंकि ये ऑगमेंटेशन वाले टाइम स्टेप में हमारा टाइम बचाता है, क्योंकि हम कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे जहाँ तक का
इमेजेस से रिलेटेड है, जिसमें क्लासिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस कर रहे होते हैं, हम हमेशा उनमें डेटा ऑगमेंट करते हैं ताकि एक ये इजी तरीके से हमारा डेटा का बढ़ा देता है एक तो, और डेटा में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी ला देता है, तो मॉडल हमारा रोबस्ट हो जाता है काफ़ी। तो जब हम रोबोफ्लो का यूज़ करते हैं इसे ट्रेन करने के लिए, तो हमारा ये वाला स्टेप में हमें दोबारा लेबलिंग नहीं करनी पड़ती, ये ऑलरेडी लेबल डेटा से हमारा ऑगमेंटेड डेटा भी जनरेट कर देता है। बेसिकली हमारा तो अब डेटा सेट पूरा जनरेट हो गया। उसके बाद ये रोबोफ्लो वालों ने अपनी एक नोटबुक तैयार कर रखी है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, जिसमें पूरा ये दे रखा आपको चाहता हूँ कि हम कैसे रोबोफ्लो में ट्रेन किया डेटा यूज कर सकते हैं अपना कस्टम ऑब्जेक्ट डिटेक्टर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम योलो V5 की रेपोजिटरी क्लोन करेंगे। ये तो सबको स्टेप समझ में आ ही रहा होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हम ये मैंने अपना ड्राइव माउंट किया गूगल को लैब में, ये उसके बाद ये हमारा ये डिपेंडेंसी है जो हमारा इस पे बेस्ड होगा, हमारा मॉडल वगैरह जो हमें लाइब्रेरी चाहिए होंगी। requirement.txt फाइल देखनी है किसी को, मतलब ये सारी हमने उससे उठाए हैं। जो योलो V5 मॉडल है ना, ये उसकी अगर रिपोजिटरी कोई जाके चेकआउट करेगा तो उसमें ये सारी फाइल है, मतलब requirement.txt। एक टॉर्च तो हमने उसके लिए यूज किया है क्योंकि ये यूज कर रहे हैं पाईटॉर्च पे बेस्ड है योलो V5 का मॉडल। उसके बाद ये दोबारा रोबोफ्लो वाला पार्ट आ गया। ये रोबोफ्लो की भी एक लाइब्रेरी है, तो रोबोफ्लो की लाइब्रेरी हमें इसमें हेल्प करती है कि डायरेक्टली ना हमारा मॉडल से ये जो डेटा सेट है ना, अगर हम इसका कोड ले लें, ये बाउंडिंग और डाउनलोड कोड है, तो ये हमारे API के बेस पे जुपिटर नोटबुक का एक कोड जनरेट कर देती है, ये पिप इंस्टॉल रोबोफ्लो वाला। तो इससे बेसिकली हमारा ये होता है कि हम डायरेक्टली ये यहाँ पेस्ट कर सकते हैं इस वाले पार्ट में, फिर ऑलरेडी पेस्ट है। तो हमारा जो मॉडल होगा उससे मतलब ये बता दिया हमने कि ये जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट हमने तैयार किया है उसके बेसिस पे ट्रेन करना है मॉडल। उसके बाद ये बताऊं कि रोबोफ्लो में पैरामीटर्स वगैरह कैसे होते हैं और ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है। एक ओवरव्यू दे दे बस इस कोड का, यहाँ पे क्या चल कोड का बस ऊपर ऊपर से बता दे, ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। हाँ ऊपर ऊपर से बता दे कि पर लाइन एक क्या हो रहा है, जो पर ये हमारा और ये फर्स्ट ये वाला पिप इंस्टॉल वाले स्टेप से हमारा बेसिकली ये है कि हमने रोबोफ्लो में जो डेटा सेट इंस्टॉल किया था वो हमने इसमें ला दिया, हमने मतलब उस एक तरीके से हम डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। उसके बाद ये वाला स्टेप है कि हम डेटा का उसे समझने के लिए कि जो डेटा है क्या, तो ये हमने data.yml, ये रोबोफ्लो पूरा ये रोबोफ्लो काम कर रहा है कि हमारे पास जो डेटा जनरेट हुआ ना उसकी एक डेटा YML फाइल भी अपने आप ही बना देता है कि हमारा डेटा के अंदर क्लासेस कितनी है। जैसे हमारे पास सिर्फ सिंगल क्लास है टाइप 1, टाइप ही है मतलब हमारी क्लास में, तो नंबर ऑफ क्लासेस 1 आ गया इसमें। और ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, URL क्या है, मतलब यहाँ से आप क्लिक करके अपना डेटा सेट भी खोल सकते हो। क्योंकि मेरा डेटा सेट पब्लिक है तो खुल जाएगा, अगर प्राइवेट होता तो नहीं भी खुलता, मतलब प्राइवेट भी हो सकता है किसी का। बेसिकली हम मतलब यही बता रहे हैं डेटा सेट की हमारे डेटा है क्या। उसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस वगैरह ये भी सेम ही क्लास है, YML वाली फाइल ही खोल रहे हैं कि नंबर ऑफ क्लासेस हमारा हम ये हमारे डेटा में से उठाएगा कि है कितनी क्लासेस और यहाँ पे प्रिंट आउट कर देगा वैल्यू। अब ये जो पार्ट है ना ये थोड़ा वो है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ये समझना की कुछ जरूरत नहीं है। ये बेसिकली हमारा ये है कि हमारा जो योलो V5S का मॉडल है ना ये हमें ऑलरेडी दे रखा है
इसमें ये हमारा जो एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं ना, वो जिन्होंने योलो V5 मॉडल बनाया, ये इन्होंने ये पैरामीटर सेट करे हैं ये सारे। तो हम ये वो उनके ही सारे मॉडल के पैरामीटर इंपोर्ट कर रहे हैं अपना मॉडल ट्रेन करने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैरामीटर्स होते हैं और ये सही वर्क करता है, पर हम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ मतलब देखो, ये बेसिकली राइट टेम्पलेट जो फाइल है ना, ये हम जो पैरामीटर है ये ऑलरेडी जो दे रखे हैं वो वाले हैं। अगर हमें इनमें से कुछ ओवरराइड करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। एंकर्स वगैरह की वैल्यू, नंबर ऑफ क्लासेस हमने यहाँ से ये काम किया है ना, हमने नंबर ऑफ क्लासेस data.yml फाइल से यहाँ पे इंपोर्ट किया था, वो इसके लिए किया था ताकि हम यही सेम चीज़ फीड कर पाए अपनी कस्टम मॉडल में, ताकि वो उसे ओवरराइड कर दे ये वाली फाइल को। अब बेसिकली मैं पूरा सेम टू सेम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज़रूरत मुझे ऐसी पड़ी नहीं चेंज करने की। पर अगर आपका मॉडल अच्छा एक्यूरेसी वगैरह नहीं दे सकते तो आप यहाँ पे पैरामीटर एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर ये तो बेसिकली यही काम कर रहा है कि आपको कितने ईपॉक्स तक ट्रेन करना है। मैंने बैच साइज बनाया यहाँ 15, ये सब तो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। और उसके बाद ये सारे जो हमारा मॉडल का लास्ट मॉडल होगा ये उसके वेट सेव कर देगा जाके, मॉडल का ट्रेनिंग प्रोसेस वगैरह है। इसमें तो कुछ समझाने लायक है नहीं। तो ये हमने बेसिकली यूज़ हमारा हमने ये ना जो योलो V5 की रिपोजिटरी है ना, ये उसमें आपको ऑलरेडी मिलेगा ये सारा सामान, जैसे यूटिलिटी डॉट प्लॉट वगैरह है। तो मतलब जब हम मॉडल कोई भी योलो V5 का ट्रेन करते हैं ना, तो उसमें ये इंटरनली सारा काम चलता है कि वो जाके अपने सारे ना रिजल्ट्स वगैरह ये योलो V5s डॉट रिजल्ट्स में /results में सेव करता रहता है। तो उसके बाद हम ये सारे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं वहाँ से निकाल के result.png से, कि हमारा देखो धीरे धीरे हमारा लॉस कम हो रहा है ना, एक्यूरेसी बढ़ रही है, प्रिसीजन मैट्रिक्स, रिकॉल भी बढ़ रहा है। तो बेसिकली हमें इससे ये पता चल रहा है कि मॉडल ओवरफिट ना करें हम। ये सब जैसे मैंने सबसे पहले जब ये ट्रेन किया था, मैंने 200 इपॉक तक मॉडल ट्रेन किया था। फिर मैंने नोटिस किया ये ग्राफ वगैरह देख के कि 100 मेरी मैट्रिक्स पे अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच जा रहा है। तो फिर मैंने इपॉक्स कम कर दिए थे ताकि मतलब फ्यूचर में भी कभी यूज़ करना हो तो ज़्यादा उन्हें पैरामीटर्स कम हो जाते हैं और ओवरफिट वगैरह ना करें। ये बेसिकली देखने के लिए कि हमारा डेटा कैसा लग रहा है। जैसे वो हमारा TXT से हमने देखा था ना, हमने तो वहाँ पे पाइप्स वगैरह की क्लासेस रखी थी, लेकिन जैसे सबको पता है कि बेसिकली मॉडल जो होता है हमारा कंप्यूटर वो न्यूमेरिक में ज़्यादा अच्छे से करता है। तो ये सारे पाइप्स को लेबल इसने 0 किया हुआ है और इसमें हमने कुछ बताया नहीं है कि क्या लेबल करना है। ये वो जो हमारे फाइल दिखाई थी ना अभी 2 मिनट पहले, इमेजेस के साथ की कॉरस्पॉन्डिंग TXT फाइल, ये उसके बेसिस पे हमारा रिजल्ट दिखा रहा है कि हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है वो ऐसा है। उसके बाद ये तो बस यही है कि वेट्स को सेव करने के लिए रन फोल्डर खोल रहा है, LS कमांड सबको पता होगी। उसके बाद सेव कर दिए जो हमारे इस मॉडल में फाइनल वेट्स आए थे ना, ऐसे चला के लोगे ना, तो यहाँ पे रिजल्ट सेव टू योलो V5s डॉट रिजल्ट। तो मैंने यहाँ से योलो V5 के जो एड से रिजल्ट आए थे वो मैंने सेव कर लिए। उसके बाद मैंने ये स्टेप अपनी मर्जी करना तो कर लो, मैंने जो फाइनल मॉडल आया उसके मैंने ड्राइव में भी सेव कर लिए अपने वेट्स। उसके बाद हमने जो वेट्स है उसकी वजह से अपनी टेस्ट इमेज जो थी ना हमारे पास, हमने बनाया था ना याद है, हाँ मैं भी बता दूं, जो हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, हाँ टेस्ट वैलिडेशन और ट्रेन स्प्लिट किया था। तो सबसे पहले जो मॉडल ट्रेन हुआ है ना, ये हमारे ट्रेन डेटा सेट पे हुआ है। उसके बाद ये जो पैरामीटर आ रहे हैं ये हमारे वैलिडेशन से कंपेयर करके आ रहे हैं, मैट्रिक्स के पैरामीटर वगैरह ये सारे। उसके बाद हम उसे टेस्ट पे करना चाहते हैं कि हमारे टेस्ट में कैसे इमेज दे रहा है हमें, कि डिटेक्ट कर पा रहे हैं नहीं। तो मतलब
हमारा टेस्ट फोल्डर कहाँ है? वॉल इमेज में जा, तो टेस्ट में ना, हम टेस्ट के टाइम पे ना, ये जैसे अभी तो हमें लेबल दिख रहा है ना, पर टेस्ट के टाइम पे ना हम उसे ये इमेज दे रहे हैं खाली, ये खाली इमेज दे रहे हैं, और हमारा जो मॉडल है ना वो बेसिकली ये काम कर रहा है कि उसने ऐसे जनरेट किया है। ये अभी इसमें जो लेबलिंग वगैरह की वैल्यू है ये काफी ज्यादा बोल्ड है और तो दिख नहीं रहा, पर इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारे नई इमेज पे। ऐसे इसमें दिख रहा है ना कि सारे पाइप्स को डिटेक्ट कर रहा है, मतलब मॉडल हमारा सही परफॉर्म कर रहा है। जस्ट और एक्यूरेसी भी, कॉन्फिडेंस वैल्यू का भी आइडिया लग जाए हमें कि 0.88 दे रहा है, मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि काफी ज्यादा एक्यूरेसी से हमारे पाइप डिटेक्ट कर रहा है। तो मैंने ऐसा अपनी कॉन्फिडेंस वैल्यू इसके अकॉर्डिंग 0.7 रखी थी, क्योंकि अगर मैं कॉन्फिडेंस वैल्यू यहाँ पे 0.6 वगैरह कुछ रखता ना तो ऐसा हो सकता था। कॉन्फिडेंस वैल्यू बेसिकली एक थ्रेशोल्ड होती है कि योलो बेसिकली ऐसे वर्क करता है कि हर बाउंडिंग बॉक्स में एक हमें प्रिडिक्शन वैल्यू देगा कि इस बाउंडिंग बॉक्स में पाइप डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1, 0.2, 0.3। उसके अकॉर्डिंग मैंने कॉन्फिडेंस वैल्यू डिक्लेयर कर दी कि बाउंडिंग बॉक्स बनाकर वो तभी देगा मुझे जब उस बॉक्स में पाइप मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.7 से ऊपर होगी। तो बेसिकली मैं टेस्ट इमेज पर रखिए, और detect.py फाइल अभी दिखाऊं, मेरे पास पड़ी तो होगी कहीं ना कहीं, पर उससे कुछ समझ में आएगा? वो रहने दो, किसी काम तो का नहीं वो है। रहने दे अभी। हाँ, तो बेसिकली ये समझ लो कि मैंने ये सारे बाउंडिंग बॉक्स का अपनी विद वगैरह चेंज कर दिया। जैसे यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा था ये सारा, तो मैंने साइज उसका डिक्रीज कर दिया, फॉन्ट वगैरह का साइज detect.py फाइल में एडिट करके। सिंपल काम है, अगर मतलब कोई ये मॉडल यूज करेगा तो वो समझ जाएगा उससे कैसे करना होता है। और मुझे स्मॉल मीडियम वगैरह में उसे डिफ्रेंशिएट करना था, तो वो भी मैंने detect.py फाइल में ही से चेंजेस किए हैं। और उसके बाद मैंने अपने रिजल्ट्स को प्रिंट कर लिया कि कैसा रिजल्ट दे रहा है। उसके बाद तो यही है कि मैंने वीडियो पे भी सेम ही मॉडल यूज करके हर एक फ्रेम बाय फ्रेम, देखो ये 2000 कुछ फ्रेम तक हर फ्रेम पे ट्रेन हो रहा है, उसके बाद सेव कर लिया ड्राइव में इस वीडियो को। ये सारा काम तो मतलब वो, मतलब ये तो मैंने गिट पे अपलोड करने के लिए, ये तो किसी काम का नहीं है। तो बस